ओके, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हैकिंग क्या होती है बेसिकली, हैकिंग कैसे डन करते हैं हम, वीएपीटी हमने डिस्कस किया था क्या होता है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, यानी ऑथराइज क्या है, अनऑथराइज क्या है, ये हमने डिस्कस किया था, एथिकल मींस क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। नाउ उसके बाद हमने एक छोटी सी वीडियो देखी थी जिसमें हमने समझा था हैकिंग एक्चुअली किस टाइप से डन होती है, किस टाइप के अटैक्स भी हमने वहां पे देखे थे। फिर हमें पता चला था हैकिंग जो है बेसिकली ऑफेंस एंड डिफेंस दो मैनर में हम करते हैं। अगर आप ऑफेंस करते हो तो आप अटैकिंग मोड पे काम करते हैं, यू कैन जॉइन द रेड टीम इन फ्यूचर। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली फॉर द डिफेंस, इट मींस प्रोटेक्शन मोड पे काम करते हैं, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अ टीम इन फ्यूचर दैट इज अ ब्लू टीम, राइट? तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। फिर हमने देखी थी हैकिंग, मैंने आपको बताया था हम दो चीजों पे करते हैं, एक सिस्टम बेस्ड हैकिंग होती है और एक नेटवर्क बेस्ड हैकिंग होती है। सिस्टम बेस्ड हैकिंग में किसी भी टाइप का सिस्टम हो सकता है जिसके पास एक ओएस है एंड उसका आपको एक्सेस मिल रहा है, राइट? और नेटवर्क बेस्ड हैकिंग के अंदर क्या होता है, इसमें आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, आईपी एड्रेस के बेसिस पे या फिर नेटवर्क के लिए हमारे पास तीन टाइप के एड्रेसेस हमने इंट्रोड्यूस किए थे वहां पे, समझे थे, नेटवर्क एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लोकल एड्रेस, राइट? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इनके कमांड्स क्या है, आईपी कॉन्फ़िग एंड आईएफ कॉन्फ़िग, दीज आर द टू कमांड व्हिच इज यूजिंग टू चेक द नेटवर्क आईपी एंड मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? कौन सा, विंडोज या लिनक्स? तो अलग अलग कमांड से। सो विंडोज में अगर आपको मैक चेक करना था तो उसके लिए गेट मैक कमांड हमने यूज किया था। ओके, उसके बाद आपके पास आते हैं हैकर्स। फिर हमने हैकर्स डिस्कस किए थे, हमने पहले समझा था कि हैकर्स होते कौन है, किनको कहते हैं और क्या इनके रूल्स हैं, वो हमने समझे थे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ हैकर्स की हमने बात की थी, जिनमें हमने 4 कैटेगरीज ऑफ हैकर डिस्कस किया था, जिसमें 3 टाइप के हैकर आए थे, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे टाइप ऑफ हैकर। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था अदर कैटेगरीज ऑफ हैकर, जिसमें ऊपर 4 टाइप के हैकर मिले थे हमें, स्क्रिप्टेडीज, हैक्टिविस्ट, फ्रीकर्स एंड नूब्स, राइट? Yes, तो sir. ये था हैकर्स के बारे में जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। फिर हमारे पास आया था कि मैंने आपको बताया था कि हैकिंग रिलेटेड न्यूज़ेस, आपको अगर हैकिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में रहना है तो यू जस्ट नीड टू अपडेट योरसेल्फ, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैकर न्यूज जो वेबसाइट है उसको आपको फॉलो करना है, उस पर लेटेस्ट न्यूज़ेस जो है उनको आपको क्या करना है, रीड आउट या पढ़ना है, ठीक है? ओके, उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज अ साइबर क्राइम, या वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइबर क्राइम फर्स्ट। सो टेल मी व्हाट इज साइबर क्राइम, क्या हो सकता है साइबर क्राइम? Uh, Cyber crime means it can be a fraud or a kind of an illegal way of penetration. Illegal way of penetration, okay, you can say that, but if you are doing any type of crime that is related to completely the involvement of internet as well as the electronic gadgets, so you can say that that type of crime is basically called as a cyber crime, ठीक है? Yes, एक sir. नॉर्मल क्राइम भी होता है तो उसे हम साइबर क्राइम तो नहीं बोल सकते ना, किसी ने किसी को मार दिया तो हम उसे साइबर क्राइम नहीं बोल सकते ना। बट अगर किसी की वजह से कोई पर्सन बाय द इंटरनेट यूजेस, क्या इस कोई भी ऐसी कंडीशन की वजह से कोई भी पर्सन की डेथ होती है तो वहां पे हम उसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, साइबर क्राइम इन्वॉल्व है, ठीक है? Yes, sir. नाउ साइबर क्राइम्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं गाइस, कई टाइप के साइबर क्राइम आपने पहले भी सुने होंगे, देखे होंगे, तो हम उनमें से कुछ साइबर क्राइम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कंप्यूटर फ्रॉड। नाउ व्हाट इज दैट कंप्यूटर फ्रॉड? सपोज दैट यू आर जस्ट सेलिंग अ टाइप ऑफ कंप्यूटर टू समवन एंड समवन इज बेसिकली परचेजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है? सो वहां पे क्या है, अगर आपका कंप्यूटर जो है वो नहीं, एक मिनट,
crimes क्या थे हमारे पास? A type of crime which is done to involvement of internet as well as electronic gadgets. So you can say that type of crime is basically a cyber crime. Types of cyber crime डिस्कस कर रहे थे, उस कंप्यूटर फ्रॉड की हमने बात करी थी. Like suppose that if you are going to hack any type of system and that system basically a type of stealing data या a type of system जिसके अंदर क्या है basically already कहीं से चुराया हुआ है, चोरी का है ना. तो उस टाइप का अगर आप कोई भी क्राइम करते हो या किसी के सिस्टम को चुरा लेते हो या उसके अंदर से डेटा निकाल लेते हो, तो दैट टाइप ऑफ क्राइम इज बेसिकली अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड. ठीक. नेक्स्ट आपको और मैं दोनों को. चलो, तो कंप्यूटर फ्रॉड हो गया. नेक्स्ट है आपका प्राइवेसी वॉयलेशन. नाउ व्हाट इज प्राइवेसी वॉयलेशन? That is means to exposing the data over the internet. प्राइवेसी मतलब आप जानते हो प्राइवेसी का क्या मतलब है, एंड वॉयलेशन का मतलब होता है कि भंग डालना, है ना. प्राइवेसी में भंग डालना. अगर आप किसी की प्राइवेसी में भंग डालते हो, सपोज दैट यू जस्ट गोइंग टू हैक समवन्स मोबाइल फोन एंड आफ्टर दैट यू विल गेट सम private stuff from there and you are just going to upload that stuff on the social media platform via the using of internet, right? So this type of things are basically the under the category of cybercrime, that is called a privacy violation. Clear? Now next होता है identity theft. Now what is that identity theft? Identity theft is basically the stealing information from the system as well as the network. यानी कि किसी भी सिस्टम, सपोज दैट आपने किसी के सिस्टम को हैक किया एंड आफ्टर दैट आपको वहां से किसी टाइप की फाइल्स मिली, उसकी कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स मिली, उसके पासवर्ड्स मिले, उसके यूजर आईडीज मिली, उसके पर्टिकुलर आधार कार्ड वगैरह कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले, एंड आप उनको क्या करते हो, वहां से चोरी कर लेते हो उसकी आइडेंटिटी को और कहीं पे जाके मिसयूज में यूज करने लगते हो, है ना. मिसयूज करते हो उसके आइडेंटिटी का. तो वहां पे अगर आप इस टाइप का कोई भी क्राइम करते हो, तो दैट इज अ क्राइम व्हिच इज अंडर अ कैटेगरी ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट. ठीक है, चोरी करना नेटवर्क में से या सिस्टम में से. नेक्स्ट होता है शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स ऑब्लिक इंफॉर्मेशन. इट मींस लीकिंग द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स. नाउ व्हाट इज दैट लीकिंग द कॉन्फिडेंशियल फाइल? Suppose that you are working in a company and your competitor company is basically giving you an offer, please share me the confidential files of your project which is working on you, and you are working on which project, so please, you are working on that project, please share me the details and I will give you the huge amount of money. So if you are doing this type of thing, then the crime is basically under the category of sharing copyrighted files oblique information. तो अगर आप किसी भी अनदर कंपनी को अपनी फाइल शेयर करते हो, अपनी कंपनी का पर्सनल डेटा शेयर करते हो, तो वहां पे क्या होगा, शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स ऑब्लिक इंफॉर्मेशन के आपके पास साइबर क्राइम का चार्ज लगेगा. अब एक चीज बताओ, आपने इससे रिलेटेड कभी कोई अटैक सुना है? Guys, I am asking to you. No sir. No sir. आप में से कोई, संकेत आप कंपनी में जॉब करते हो ना, शायद आपने बताया ना सर. मेरा खुद का क्लिनिक है. हाँ, क्या कह रहे हो? मेरा खुद का क्लिनिक है सर. अच्छा, आपका खुद का, आप डॉक्टर थे ना, शायद यही बताया था ना. हाँ हाँ, ओके. सो अगर गाइस आप लोग जैसे सुनोगे, कंपनीज के अंदर ये सबसे ज्यादा क्राइम होता है, बिकॉज कंपनीज में क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर कंपनी होती है, वो जो वहाँ की एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन्हें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एक तरीके से इंफॉर्मेशन, आपकी सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके उनके माइंड को मैनिपुलेट करके उनसे डेटा क्या करती है, निकलवा लेती है. ठीक है, अब वो चाहे ऑफर देके निकलवाए, चाहे ब्लैकमेल करके निकलवाए, चाहे कैसे भी निकलवाए, बट अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो और आप फंसते हो, तो आपके ऊपर जो चार्ज लगता है वो लगता है शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स ऑब्लिक इंफॉर्मेशन का. अब इसके लिए एक हैकर हुआ है, द हैकर नेम इज केविन मैटनिक. Sorry, that is not a right person. The hacker name is Edward Snowden. Have you heard that name, Edward Snowden? No sir. नहीं. So उसने क्या किया ना, समझ लो, उसने एडवर्ड स्नोडन ने अमेरिका के जितने भी, यूएस के जितने भी आपके वो थी, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो गवर्नमेंट की थी, बेसिकली उनके मिलिट्री की, वो फाइल्स उसने शेयर करनी थी किसी रशियन मिलिट्री को. ठीक है, सो यू हैव टू रीड इट अबाउट, या यू हैव टू लर्न इट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एडवर्ड स्नोडन. इसके ऊपर 3 से 4 मूवीज भी हैं गाइस. तो आपको मूवीज देखो, चाहे आप विकिपीडिया करो, चाहे आप नॉर्मली अपना गूगल सर्च यूज करो, बट
you have to learn it about the history of adverse model. Okay, now next आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर. Now what is that? That is completely related to the net banking. That is the transaction procedure concept. Now what is ये इसके अंदर क्या होता है कि suppose that you are sending a money, like Anurag is basically sending the money to Aman, right? And Mayank is basically a type of attacker which is performing the MITM attack and capturing the packet which is traveling between the Anurag to Aman. So Mayank will basically capture the packets and change the amount and change the address. Address means the account number, and Anurag is basically receiving the OTP. OTP is basically not giving. OTP is not giving any type of message that is related to how much money you are basically transferring. OTP is just only the number of the transaction done procedure. So वहां पे क्या करोगे, OTP आप डालेगा अनुराग, and basically होगा क्या, money transact होगी, but money is not going to the Aman's account. Money is basically going to the Mayank account. So this type of crime is basically done by the under the category of electronic money transfer. Clear? समझ में आया? Yes sir. ठीक है. अपने माइक खोल लो, ऑफ मत रखो बार बार. ठीक है. इसके लिए जो क्राइम चलता है वो आपका MITM अटैक होता है. तो सबसे 9th नंबर पे आप देखोगे MITM अटैक मैंने इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर रखा है. दैट इज द मिडिल मैन इन द मिडिल अटैक. ठीक है. क्या करता है, कैप्चरिंग पैकेट बिटवीन द ट्रांसमिशन चैनल, जिसके लिए ARP पॉइजनिंग आपका प्रोटोकॉल यूज होता है, ARP प्रोटोकॉल यूज होता है. अब इसका एग्जांपल एक और भी है. सपोज दैट आप मैसेज सेंड कर रहे हो, दैट इज A to B, यानी कि एक पर्सन है जो A मैसेज सेंड कर रहा है B को. ठीक है. दैट इज हाई मैसेज, but C is basically capturing the message and they can try to change, they can change directly the message that is hi to buy. So basically B is receiving a message from the C directly, but B is basically thinking that are receiving a packet from the A and that will be like a buy packet, है ना. तो वहां पे उसे क्या डेटा रिसीव होगा, बाय रिसीव होगा, बट उसने सेंड क्या किया था, ए ने हाई सेंड किया था. किसने चेंज किया, बीच में सी वाले पर्सन ने. तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द MITM attack, that is called a man in the middle attack. Clear? Now Yes, sir. next होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग. व्हाट इज दैट इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग? दैट इज कन्वर्ट ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी. अब कन्वर्जन ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी, आपको पता होगा ब्लैक मनी किसे बोलते हैं, है ना. पता है ना सबको? यस सर. विदाउट GST या विदाउट टैक्स जो मनी हमारे पास होती है ना. हाँ जी. ओके. सो आपने कई बार जैसे मूवीज देखी होंगी, जैसे कि इफ आई एम गिविंग यू सम नेम ऑफ मूवीज लाइक द शिवाजी द बॉस मूवी एंड द कमांडो 2 मूवी, राइट. सो उन मूवीज में दिखाया गया है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इवन इन बहुत सारी मूवीज में लोकली तरीके से भी दिखाया जाता है कि कैसे पैसों पे घुमा के उसको कन्वर्ट करते हैं ऑन द व्हाइट फंड. लाइक स्विस बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं, वहां से उसको गेट कर लेते हैं, राइट. सो दिस इज द प्रोसीजर बेसिकली अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग. अगर आप ऐसा करते हो, फंसते हो, पकड़े जाते हो, तो डेफिनेटली आपके ऊपर चार्ज लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट होता है आपके पास ATM फ्रॉड. तो गाइज आपने आज की डेट में ATM फ्रॉड बहुत सारे सुने होंगे, है ना. लाइक लोगों के अकाउंट से ATM से पैसे चोरी हो जाते हैं, कार्ड से पैसे चोरी हो जाते हैं. हाउ टू डू दैट? बिकॉज ऑफ ATM फ्रॉड. इसमें क्या होता है, क्लोनिंग ऑफ ATM कार्ड काम करता है. क्या काम करता है? क्लोनिंग ऑफ ATM कार्ड. अब क्लोनिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं. इफ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, दैट इज लाइक सपोज दैट जब आप जाते हो, क्या कहते हैं, ATM में, तो आप ATM में जो अपनी मैग्नेटिक स्ट्रिप है आपके कार्ड के पीछे, ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, उसके नीचे एक 16 डिजिट का कोड होता है जो हिडन कोड होता है. आप जब भी उस मैग्नेटिक स्ट्रिप को लगाते हो अपने ATM के स्कैनर के ऊपर, अटैकर्स क्या करते हैं, एक फेक स्कैनर यूज करते हैं ओवर द रियल स्कैनर. तो आप जैसे ही उसके ऊपर स्कैनर के लिए लगाओगे, आपकी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप का कोड है वो क्या हो जाएगा, वहां पे स्कैन हो जाएगा. नाउ फॉर द पिन they are using a small camera over the pin panel. आपके पिन पैनल के ऊपर एक छोटा सा कैमरा यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे आप जो भी पिन डालते हो वो क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं. या फिर अगर वहां पे ऐसा नहीं है मशीन, ऐसा मतलब प्रोसीजर नहीं है कि वहां पे वो कैमरा सेट कर पाए डायरेक्ट ऑन द आपके किस पे, आपकी मशीन के पिन पैनल के ऊपर, तो दे आर बेसिकली यूजिंग अ कॉन्सेप्ट लाइक कहीं पे भी रूम के अंदर
जो आपका एटीएम रूम होता है उसके अंदर कहीं पे इस जगह पे कैमरा लगाते हैं जिससे आपके जितने भी आप पिन्स डालो वो क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। सो उससे क्या होगा कि आपका एक मैग्नेटिक स्ट्रिप उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, कोड रिकॉर्ड कर लिया, वो फेक कार्ड के अंदर या क्लोन ऑफ कार्ड के अंदर या ब्लैंक कार्ड के अंदर आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप को लोड करा देते हैं, कोड को लोड करा देते हैं, एंड आफ्टर दैट बाय द यूजिंग ऑफ पिन दे कैन बेसिकली ट्रांजैक्ट ऑल द मनी। ठीक है, Yes, तो sir. ये कैसे होता है, दिस इज अ क्लोनिंग ऑफ एटीएम कार्ड। सो अगर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियो शो करूं तो कैसे होगी देखो। Hey there, I'm Natasha, and my specialty is making all your app building dreams come true. We'll take your dream. अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए करते हैं एटीएम कार्ड को बताएंगे कि कैसे एटीएम हैकर्स पलक झपकते ही आपके अकाउंट का सारा पैसा साफ कर देते हैं। आपको पता तक नहीं चल पाता कि आपके अकाउंट से पैसा गया कहां, किसने चोरी किया, कैसे चोरी किया। खून पसीने की बरसों की कमाई रातों रात हाथ का इस्तेमाल करते हो, लेकिन बावजूद उसके आपका अकाउंट सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एटीएम हैकर्स रोजाना नई नई तरकीबें निकालकर आपके एटीएम की सारी जानकारियां जुटा लेते हैं। कार्ड के नंबर से लेकर पिन तक सारी डिटेल्स निकालकर आपके अकाउंट का सारा पैसा साफ कर देते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या वो नई तकनीक है जिसके जरिए हैकर्स आपके एटीएम कार्ड की डिटेल्स और पिन जान लेते हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें रखकर आप अपना अकाउंट, बैंक डिटेल्स, एटीएम डिटेल्स है। स्कैमिंग डिवाइस के पार्ट्स, ये स्कैमिंग डिवाइस के दोनों पार्ट्स हैं जो ये एटीएम में आपके लगाए जाते हैं। एटीएम में गाइस जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, दिस इज द सेम प्रोसीजर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो ध्यान से देखो। इसको ये लोग इस ढंग से यूज कराते हैं। ये यहाँ पे कार्ड रीडर की जगह से इसको लगा देते हैं डुप्लीकेट, ठीक है। और एक ये है रिकॉर्डिंग इनकी, जिसमें मेमोरी कार्ड, बैटरी वगैरह सब यूज करते हैं। इसको लगाने का इनका तरीका ये है, यहाँ पे बिठा देते हैं ये कीपैड के ठीक ऊपर, जिसमें भी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से आपका कार्ड स्कैन होता है और पिन नंबर दोनों जाते हैं। ये पूरा जाता है, कैच करता रहता है। और इसको ही दूसरे तरीके में ये लोग बना के सीलिंग है आपका, इस पे लगा देते हैं। अदरवाइज इधर ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां से आपका कार्ड स्कैन होता है, ठीक है। इससे बचने के लिए सीधा विकल्प है, जिस एटीएम पे आप जाते हैं कीपैड डुप्लीकेट लगा देते हैं, सेम पॉलीथिन का बना हुआ रहता है, उसको उखाड़ के देखिए, इसमें थोड़ी सी उंगली रगड़ेंगे, थोड़ी सी सावधानी देंगे, आपको पूरा निकलेगा, पूरा मिलेगा। जैसे कि ये निकला जो गम से चिपका हुआ था, ये गम पीछे लगा हुआ है, इसको भी डबल टेप से चिपकाया गया था, जो ये टेप, ये गोंद इसका मर चुका है। ये है आपसे जिसमें कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये इनकी किट लगी है, यहाँ मेमोरी कार्ड लगेगा, 16 GB का भी लगा, 16 GB का यहाँ पे लगा हुआ है इनका। तो देखा आपने, देखा कैसे होता है। Yes, sir. अब एक और तरीका है, ठीक है, वो भी देख लो। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is a simple. तो दोस्तों लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में इस समय हम लोग सदाबहार चौक स्थित जो एटीएम है, जो नामकुम में है, हम लोग वहां उस एटीएम में आए। इस एटीएम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए, तो हम देखते हैं कि इस एटीएम में लोग ऐसे क्या चेंजेस लाते हैं, या ऐसा जो साइबर अपराधी होता है वो क्या करता है, इसके वजह से जो लोग हमारे यहाँ ठगी के शिकार हो जाते हैं।
तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जब भी हम किसी एटीएम में घुसे तो सबसे पहले वहां पे हम अवांछनीय जो परिवर्तन है उसको जानने की कोशिश करें। उसमें हम सबसे पहला काम ये देखेंगे कि ये हमारा जो स्कीमर डिवाइस है, यहाँ जो स्कीम करते हैं, यहाँ कार्ड हम जो स्लॉट लगाया हुआ है, इस स्लॉट को हम खींच के देखेंगे कहीं ये डुप्लीकेट स्लॉट या इसके ऊपर कोई स्लॉट तो नहीं लगा हुआ। अगर इसके ऊपर स्लॉट लगा है तो तुरंत बैंक के पदाधिकारी को 100 डायल करके टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये जो पैड है, इस पैड के सारे बटन काम करते हैं नहीं करते हैं। अगर ये बटन काम नहीं करते हैं तो आप तुरंत बैंक को बताएं कि कैंसिल बटन हैंग किया हुआ है या क्लियर बटन हैंग किया हुआ है या एंटर बटन हैंग किया हुआ है। इस हैंग को हम लोग बताते हैं। दूसरा चीज है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि जो पैड है इसके ऊपर में किसी भी तरीके से कहीं कोई कैमरा तो नहीं छुपा के फिट किया गया है। अगर कोई कैमरा आपको लगता है तो आप तुरंत बैंक पदाधिकारी को इसके बारे में बताएं। आप जब भी पिन अपना एंटर करें हमेशा इस पिन को इस तरह से हाथ को छुपाकर अपना पिन एंटर करें ताकि आपको कभी भी ठगी का शिकार नहीं हो सके। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपके एटीएम में आपके अलावा अगर गार्ड है तो ठीक है, अदरवाइज गार्ड नहीं है तो आप बाहर के किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें। आपका जो कार्ड है वो सिर्फ आपके निजी इस्तेमाल के लिए है। आप इसको कभी भी किसी दूसरे से अनजान व्यक्ति से मदद लेने से पहले 10 बार सोचें। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी और के द्वारा करवाते हैं तो आप ठगी के शिकार हो जाते हैं और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब हम इस तरह से देखते हैं कि हम लोग कार्ड को जो क्लोनिंग होता है, जो बहुत शिकायत इस सदाबहार जो एटीएम है जो नामकुम में है, यहाँ कार्ड क्लोनिंग के बहुत शिकायत है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कार्ड क्लोनिंग होता कैसे है और किस तरह से लोग उसमें ठगी के शिकार होते हैं। आप जब भी किसी एटीएम में आए तो सबसे पहले यहाँ के जो अवांछनीय परिवर्तन है उसको देखें। आपसे इस जो आपका कार्ड का स्कीमर है, कार्ड स्कीम जो करता है, ये स्कीमर के पास उसने अपना एक किट लगा दिया जो बिल्कुल हूबहू दिखता है, जो एक फर्जी स्कीमर होता है। इसमें आपने जब अपना कोई कार्ड डाला, आपने इसमें यहाँ पे अपना कार्ड डाला, कार्ड डालने के बाद क्या हुआ, ये इसने स्कैन कर दिया, इसके साथ चिप लगा होता है। इसका एक तरीका और भी होता है, कोई लोग आपसे वो मशीन के बटन को हैक कर देंगे, आपके मशीन को जाम कर देंगे। जाम करने के बाद कोई पीछे से आपकी मदद के लिए, आपको लगेगा वो बहुत ही मददगार व्यक्ति है, उसकी तरह दुनिया में कोई नहीं है। वो मददगार व्यक्ति आपके साथ ठगी कर सकता है। वो इस तरह का डिवाइस लेकर के एटीएम के अंदर आता है। ये डिवाइस वो बिल्कुल ही छुपा के इस्तेमाल करता है। ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है, ये स्कीमर डिवाइस होता है। ये डिवाइस में कुछ नहीं करना होता है। इस डिवाइस को इसने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपसे कार्ड मांग के दिखाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो आपसे कार्ड लेके बिल्कुल उसको इस तरह से अपने पास वो छुपा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके पास कोई स्कीमर है। इस तरह से बिल्कुल वो अपने पास छुपा दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कार्ड मैंने स्कीमर डिवाइस इस तरह से पकड़ा। इससे बोलेगा, वो अपने आप को बोलते हैं कि ये जो है आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, इस पर कुछ गंदा लगा हुआ है, वो आपसे साफ करने के बहाने इसे साफ करते करते वो आपका स्कीमर से स्किम कर दिया। आपका स्कीमर वो आराम से डाला और उसने आराम से स्किम कर दिया। आपको पता नहीं चलेगा, आपका सारा डेटा इसमें आ गया। अब वो इस डेटा को जा करके बैंक एटीएम में चढ़ा करके आपका सारा ट्रांजेक्शन निकाल देगा। वो ट्रांजेक्शन कैसे करता है, वो पिन कहाँ से प्राप्त करता है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसको बात को समझ लीजिए। जो आदमी आपकी मदद करने आया था वो पीछे से छुप कर आपको बोलेगा कि आप डालिए, मैं घूम जाता हूँ। वो घूमेगा नहीं, वो अपने तिरछी नजरों से उसे देखेगा और एटीएम जो है उसको स्कैन कर लेगा। एटीएम स्कैन करने के बाद आपका पिन देख लिया, अब उसे आपकी कोई जरूरत नहीं है, ओटीपी की जरूरत नहीं है। वो किसी भी दूसरे एटीएम में जाके कार्ड, आपका जो क्लोन्ड कार्ड है, उस क्लोन्ड कार्ड से आपका पैसा निकाल सकता है, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इस तरह से सुनिश्चित करते हुए ही आप एटीएम को छोड़े। अगर आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का पता चला स्कीमर डिवाइस छोटा था। यस सर। तो गाइस ये होता है एटीएम फ्रॉड के नए तरीके। तो आपके लिए एक प्रोटेक्शन भी था इसमें कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे निकालने, है ना। और नॉट इवन एंड ओनली फॉर यू गाइस, आपके जो घर वाले हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो साथ में लोग काम करते हैं, उन सबको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो या फिर उनको बता सकते हो कि अगर एटीएम में आप जाते हो तो आप इस टाइप की सिक्योरिटी को वहां पे ध्यान रखो। अगर आप ऐसे सिक्योरिटी नहीं दिखाओगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो कम्प्लीटली कभी भी क्या हो सकता है, किसी के पास भी शेयर हो सकता है। और आफ्टर दैट क्या होगा, आपका सारा जितना भी पैसे हैं सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इन चीजों का ध्यान रखो। बढ़िया।
Next है DOS attack. Now what is DOS attack? That is called a denial of service attack. That is performed over the router and the servers. Okay, why router? Because router is also having a server, and not only for the routers, आप इसे system से भी कर सकते हो, because system is also a type of server. तो वहाँ पे भी हमारे पास मिलते हैं, या पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन पे ज्यादातर जो ये किए जाते हैं वेब एप्लीकेशन पे किए जाते हैं. DOS होता क्या है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में, जिसमें हम नंबर ऑफ पैकेट्स भेजते हैं इन द बाइट्स फॉर्मेट या केबीज फॉर्मेट, और आपका सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है सिस्टम पैकेट्स को कैप्चर करने की. जब वो कैप्चर नहीं कर पाता है तो आफ्टर दैट वो क्या हो जाता है, क्रैश आउट हो जाता है. तो दिस टाइप ऑफ अटैक बेसिकली डन बाय द DOS अटैक. नाउ नेक्स्ट होता है आपके पास MITM अटैक. व्हाट इज दैट MITM? MITM इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मैन इन द मिडल अटैक. अभी जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर डिस्कस किया था तब मैंने आपको ये ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है ना, ये कैसे काम करता है. ओके, next होता है spam. Spam is basically called as a fake mailing system. And now what is this fake mailing system? कई बार क्या होता है, आपने कॉल स्पूफिंग सुनी होगी, वैसे ही आपकी क्या होती है, मेल स्पूफिंग भी होती है. इसमें क्या होता है, सपोज दैट अनुराग जो है, अनुराग के पास क्या है, अमन का आईपी, अमन की मेल आईडी है, ठीक है. वो अमन की मेल आईडी का यूज करके विदाउट लॉगिन प्रोसीजर मयंक को मेल भेज सकता है, किसी भी टाइप का मेल भेज सकता है, जिसमें मयंक तो मेल रिसीव करेगा किसके पास से, अमन के पास से, यानी उसको मिलेगा मेल अमन का. बट अमन ने कोई मेल सेंड नहीं किया है, अमन अपने सेंड बॉक्स में चेक करेगा तो उसे कोई सेंड मेल नहीं मिलेगा. बट अनुराग ने एक मेल भेजा है किसके आईडी से, अमन की आईडी से, किसको, मयंक को. ठीक है, क्लियर. तो इसे बोलते हैं फेक मेलिंग सिस्टम. तो कैसे होता है, ये सोशल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है. तो जब हम सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आएंगे, अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस अटैक. व्हाट आर यू आस्किंग अमन, कैसा? हेलो, क्या लिखा है तुमने? ओके, ठीक है, चलो आगे करते हैं. ये तो थे आपके साइबर क्राइम्स. नेक्स्ट आपके पास होता है रूल्स ऑफ एथिकल हैकर्स. आप अगर एक एथिकल हैकर हो एंड यू आर गोइंग फॉर ए VAPT इन एनी कंपनी, सो यू मस्ट नीड टू नो कि व्हाट द रूल्स यू हैव टू कैरी, या वी हैव टू नो दैट, हमें कौन से रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एक एथिकल हैकर हो तो. सो जब आप कंपनी में VAPT के लिए जाते हो, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी अपनी कंपनी की तरफ से, तो बेसिकली वहां पे क्या होता है कि आपके पास NDA प्लस आपका MOU साइन कराए जाते हैं, जिसके बेसिस पे वहां पे 20 से 30 पेज का या फिर 10-20 पेज का आपके पास एक पूरा लिस्ट होती है. उसमें अलग अलग पूरे कैटेगरी में हर चीज लिखी होती है कि स्कोप क्या है, आउट स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे आपको स्कैन करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज होती है वहाँ पे, रूल सेट सारे होते हैं. बट ऑन द बेसिक रूल्स की अगर हम बात करें तो 4 रूल तो आपको बेस पे पता होने चाहिए. सबसे पहला रूल है गेट अ रिटन परमिशन फ्रॉम द ओनर एज वेल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ हैकिंग. अगर आप हैकिंग परफॉर्म कर रहे हो तो हैकिंग परफॉर्म करने से पहले आपके पास एक रिटन परमिशन होनी चाहिए. इफ यू डोंट हैव रिटन परमिशन, डू नॉट परफॉर्म या डोंट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ हैकिंग पार्ट. आप हैकिंग मत करो, बिकॉज जब तक रिटर्न परमिशन नहीं है, आपने परफॉर्म किया, हो सकता है बाद में बंदा उस बात से मुकर जाए या किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर दे और आपको आके फंस सकते हो. तो डोंट ट्राई टू हैक anyone या any system without consent of owner as well as organization and without getting the written permission. ठीक है. Now नेक्स्ट होता है मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. आपको क्या करना होता है, अगर आप हैकिंग करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है. प्राइवेसी मेंटेन रखने का मतलब होता है कि आपको वहां पे क्या देखना है कि आपने VA निकाला, वल्नरेबिलिटीज निकाली, उसकी आप लिस्ट बनाओगे. सपोज दैट आप ट्रैवल कर रहे हो एंड यू जस्ट शेयरिंग सम डिटेल्स टू योर फ्रेंड लाइक ऑन द फोन कॉल एंड सेड आई एम जस्ट performing, yeah, I am just involving in a VA vulnerability assessment phase in this company. So हो सकता है जो अटैकर हो वो आपके आसपास हो, आपकी बात सुन के आपके पैकेट्स कैप्चर करके
आपके थ्रू भी उस कंपनी को हैक कर ले, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फाइंड आउट ऑल द वल्नरेबिलिटीज एंड कैप्चरिंग इन अ CSV फाइल और समथिंग रिलेटेड फाइल्स, है ना, तो आपने उसके अंदर सेव कर रखा है तो वहां से निकाल सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट टू द ओनर्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द वीकनेस। जो भी रिजल्ट, जो भी आपकी वल्नरेबिलिटीज निकल रही है, ठीक है, उनके बारे में आप कंप्लीटली बताओगे वीकनेसेस के बारे में, किसको, ओनर या ऑर्गेनाइजेशन को। ये नहीं कि आधी वल्नरेबिलिटीज बताई और कुछ वल्नरेबिलिटीज आपने छोड़ दी। आपने सोचा कि दिस सर्विस इज ऑलरेडी वर्किंग देयर और ये तो कॉमन सर्विस है, चलती ही है, तो आप सोचो कि ये ना बताओ, ऐसा नहीं करना है, आपको सारी चीजें बतानी है ट्रांसपेरेंटली, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन्फॉर्म द रिलेटेड इशू टू द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वेंडर ऑफ टीम, राइट। आपको क्या करना है, जैसे ही सपोर्ट करो, सपोज करो आपने क्या किया, एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आप ट्राई कर रहे हो, वहां पे आपको वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं एंड दैट वल्नरेबिलिटी आर बेसिकली रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, लाइक कोई एप्लीकेशन है किसी टाइप का, उसके से रिलेट करती है। सो यू जस्ट गोइंग टू इन्फॉर्म द सॉफ्टवेयर टीम एंड सॉफ्टवेयर टीम विल इन्फॉर्म टू द सॉफ्टवेयर वेंडर कि यहाँ पे ये इशू आ रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज, आपको अगर हार्डवेयर में कोई इशू मिलता है तो आप हार्डवेयर टीम को बताते हो एंड द हार्डवेयर टीम बेसिकली गोइंग टू इन्फॉर्म टू द हार्डवेयर वेंडर कि आपके पोर्ट्स काम नहीं कर रहे, आपके सर्विसेज काम नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ दीज अनवांटेड पोर्ट्स या समथिंग लाइक खराब पोर्ट्स है वहां पे, इस वजह से काम नहीं कर रहा ना। तो ये चीजें आप किसको बताओगे, बेसिकली वेंडर्स को, यानी कि उनकी टीम्स को बताओगे, टीम विल इन्फॉर्म टू द वेंडर्स, क्लियर। So these are basic 4 rules जो अगर आप एक एथिकल हैकर बनते हो तो आपको पता होने चाहिए। इन्हीं बेसिक 4 rules का यूज करके ही हम क्या करते हैं, अपनी हैकिंग को डन करते हैं। क्लियर है गाइस? नाउ उसके बाद आपके लिए कुछ टास्क है जो आपको कंप्लीट करने हैं। द फर्स्ट टास्क दैट इज रिलेटेड टू एडवर्ड स्नोडन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द हैकर नेम एडवर्ड स्नोडन। सेकंड है दैट इज द टास्क ऑफ केविन मैटनिक, आपको केविन मैटनिक के बारे में पढ़ना है। एंड द थर्ड वन दैट इज द पर्सियन टैप्टिस। तो 3 हैकर्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड पे काफी फेमस हैकर्स हैं। तो आपको इन 3 हैकर्स के बारे में क्या करना है, पढ़ना है कि इन्होंने क्या क्या किया है और इनकी हिस्ट्री क्या है, इन्होंने किस टाइप के अटैक्स यहाँ पे परफॉर्म किए थे। क्लियर है? यस सर। आपको गाइस ये समझ लो, आपने जो फील्ड सिलेक्ट करी है उस फील्ड में आपको अपडेट रहने के लिए डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों के बारे में जानोगे जो पुराने हैकर्स रह चुके हैं, तभी आप कुछ वहां पे नया सीख पाओगे। तो यू हैव टू लर्न इट, आपको टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आपको डेली कोई ना कोई होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, सो एक हैकर है दैट इज केविन मैटनिक, जिसको काफी फेमस हैकर है जो मैंने बताया, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। तो लेट्स सी द दुबे जी, ये कोरोना के बाद सब कुछ कितना बदल गया है ना। हाँ। Kevin Mitnick is considered one of the most wanted hackers of all time. He toyed with society, riding buses for free, intercepting phone calls, and manipulating McDonald's drive-through speakers. And of course, gained unauthorized access to dozens of computer networks. But he never hacked for money, nor did anything malicious with the sensitive data he uncovered. That's why the FBI wanted to find him, so they could bring him over to their side. How many hacking tricks did he pull? And did the FBI finally catch him? Let's find out. From a young age, you could tell that Kevin Mitnick had something special about him. He'd found ways to manipulate the system and twist an arm here and there to get what he wanted. At age 12, back in 1975, while his schoolmates were paying for the bus, he already found his first way to hack society. At the time, Los Angeles Transit used a punch card system. Every time you wanted to ride the bus, your ticket would get a very specific hole. However, he noticed that all of the bus drivers used the same hole puncher. That was the only piece of information he needed. With a smile on his face, he managed to convince the bus driver that he was working on a school project and asked for a sample hole punch and the location of where he could buy his own puncher. Now, with his very own hole puncher, he went dumpster diving for unused transfer slips next to the bus company garage. From then on, he rode the bus for free. The act of tricking the bus driver actually has a name. It's called social engineering, and it's what psychologists use as a term to describe the manipulation of people
into performing actions or divulging confidential information. As it turns out, Mitnick, even in the tender preteen age, was a master of it. After he'd finished up making the Los Angeles transit system his slave, he migrated to a new form of social hacking, phone phreaking, with a PH. Back before the internet was widely accessible, telephones were one of the most commonly hacked technologies. Phone phreaking was particularly popular from the 60s through the 80s. The hackers would learn how the phone operating systems worked and then find a way to exploit them. Stop what you're doing for the next 30 seconds. Let me show you something I've never done before. Hey guys and gals. Phone phreakers such as Kevin could collect sensitive phone numbers, mask their own phone numbers, and even charge the cost of their calls to complete strangers. Very sneaky. Mitnick could take it one step further. He'd amassed such an in-depth know-how of the phone systems that he could even imitate dial tones just by whistling. So by making a few high-pitched squeaks, he could make international phone calls without forking over a single penny. Even though he could use his societal and technological hacking abilities for all kinds of illegal activities, in his teenage years, he mostly used them for fun. With the help of his friend Lewis, Kevin decided it would be a hoot to hack into a McDonald's drive-thru speaker. Using a modified two-way radio, he was able to override the system. And instead of the drive-thru speaker directing into the cashier's headset, it directed into Kevin in the parked car across the street. This meant that he could reply to the customer's orders, pretend to be the employees, and play all kinds of pranks. When the cashier realized that something fishy was going on, he went out to investigate. When peering into the speaker, Kevin shouted through the radio, "What the heck are you looking at?" And, as you'd expect, the cashier got one mighty fright. So, as you've surely learned by now, Kevin Mitnick was one talented youngster who had no problem taking plenty of pleasures by manipulating systems. But let's rewind for a second. Who is this guy? Where'd he come from? And how'd he learn about all these nifty hacks in the first place? Well, we'll tell you. He was born in Van Nuys, which isn't too far from Hollywood. He attended the James Monroe High School, during which he became an amateur radio operator. This first-hand experience in the radio room is what helped him to understand how electronic wavelengths and signals worked, which correlated with the phone phreaking days. The radio room would have also given him access to computer systems and software that the majority of teenagers in the world hadn't even heard of. As technology advanced, so did Mitnick's skills. It was 1979, when he was just 16 years old, that he gained his first unauthorized access to a computer network. That network belonged to a company called Digital Equipment Corporation, or DEC, and he broke into their system and copied the company's software. Although this would come back to haunt him some 9 years later when, spoiler alert, he was charged and convicted for it. Then in 1981, the 17-year-old Kevin and a friend named Louis DePayne hacked the mainframe Cosmos computer system for Pacific Bell, a phone company now owned by AT&T. Once Kevin had maneuvered into the mainframe, he could divert the phone lines and intercept any of the calls going through the exchange. Regular folk who used Pacific Bell service quickly started to complain about what they thought were errors and pranks. Fair enough, too, because Kevin would answer these calls himself, and he wasn't afraid to throw a few tasteless jokes around. With an obvious interest in Pacific Bell, one night, Kevin snuck into the building where Cosmos was housed. He took manuals and documents containing a stack of passwords. The plan was simple. Take the documents, photocopy them overnight, return everything exactly where he found them before morning. What Kevin didn't count on, however, was that Louis was telling another friend, and that friend ratted him out to the police. This put Kevin on the watch list. Cops pulled him over the next day, and he was sentenced to 3 months behind bars with a year's probation. Ouch. You'd think that after winding up in prison that Kevin would have learned his lesson, but nope, entirely the opposite. Once he was released on probation, full of crazy ideas in his head, he dove straight back into the hacking pool. His next project, hacking the NSA and listening into conversations of the world's biggest wiretappers. But it was 1983 that was perhaps his greatest hacking achievement. At the time, he was studying at the University of South California. Using one of the machines at the university, likely a TRS-80 computer system, Mitnick gained access to something called ARPANET. Think of this as one of those ancestors of the internet, except this was reserved for the army, large corporations, and universities. In other words, it was really important. Fast forward to 1987, where Kevin, along with his pal Lenny DiCiccio, gained access to the internal network of the research laboratory at DEC. This wasn't an overly complicated hack because Lenny DiCiccio actually worked there and could point Kevin in the right direction. Of course, access into the system was quickly gained. For Kevin, this time was different from the previous hacks. He wasn't infiltrating the network for fun, curiosity, or for a challenge. He had a goal: to seize the source code of a particular operating system called VMS.
Mission accomplished, but again, Kevin ended up being caught. Although it wasn't because of his own oversight, it's because somebody else turned him in. It was Lenny DiCiccio that betrayed him. He informed DEC about Kevin's hack into the company network, and then agreed to be an FBI informant, wearing a wire when he invited Kevin over to his house to discuss the next stage of their plan. For this crime, Kevin was sentenced to a year in prison and had to take a 6-month program to treat his computer dependency. Did the program work? Not a chance in hell. After more hacks into companies like IBM, Nokia, and Motorola, more arrests, more probations, and an FBI hunt that led agents all the way to North Carolina, he was found. Following years of hiding, Mitnick was discovered and arrested in February of 1995 at his apartment in Raleigh, making the end of a well-publicized manhunt. The straw that broke the camel's back was when he hacked into the computer system of Tutsumo Shimomura, a research scientist. Shimomura, unhappy with being on the receiving end of it, traced the hack to a modem connected to a cell tower near Raleigh. And it didn't take the police long thereafter. For the hundreds of hacks that he had orchestrated over the 2 decades prior, Mitnick was charged with 14 counts of wire fraud, 8 counts of possession of unauthorized access devices, the interception of wire and electronic communications, unauthorized access to a federal computer, and causing damage to a computer. That's a pretty hefty rap sheet. Following his release on January 21st, 2000, Kevin met a fork in the road. He could either continue down the route he was going, hacking into companies, stealing information, and making a mockery of governments, or he could put his talents to good use. So he went full 180. Instead of working against the companies, a hobby that made him one of America's most wanted, he decided to work for them. The FBI was aware that despite Mitnick's easy access to credit cards, social security numbers, and proprietary software, he never spent a dime of other people's money. Credibility was key for his shift from the dark side to the light side. These days, Mitnick is no longer the hacker feared by governments, telephone companies, and the American public. He's working for the good guys as a paid security consultant, public speaker, and author, running his own security consultancy business that he calls Mitnick's Absolute Zero Day Exploit Exchange. Kevin offers security consulting for Fortune 500 companies and the FBI, and performs a number of security testing services for the world's largest companies. On top of that, he teaches social engineering classes to government agencies, showing them how to benefit from it, and also how to protect themselves from exploitation. True to his history, however, there's always a trick up his sleeve. The business cards he gives out at events, well, those double as lock-picking kits. Seriously though, did you expect anything less? Despite the huge manhunt and the hacking of hundreds of companies, the way Mitnick tells it, he never meant any harm. In his very own words, quote, "I never in doing this wanted to harm anybody. I was just having fun. I was being the magician by breaking the systems and getting the code. That's why I was going after cell phones. That's why I was going after operating systems, to become better at hacking them," end quote. Of course, not everybody agrees with Kevin's view. He did, after all, spend 5 years in prison for stealing software from a range of companies, costing them hundreds of thousands of dollars. And even as early as his LA bus riding days, he was exploiting the best quality in people, their desire to help a fellow person. So what do you think about Kevin? Is he friend or is he foe? Let us know in the comments. Don't forget to like this video, subscribe to... समझ में आया गाइस कुछ Yes, sir. क्या किया था इसने? क्या किया कैमरेटिक ने स्टार्टिंग अपनी? सबसे पहले तो सर उन्होंने मतलब जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स और डंपस्टर डाइविंग किया, जिसमें उन्होंने फ्री बस टिकट्स का मतलब ऐसे जुगाड़ किया था लाइक। और उसके बाद में फिर उन्होंने जो सिग्नल्स थे, टेलीफोनिक सिग्नल्स को टैप करने का वगैरह भी काम किया स्टार्टिंग में। और उसके बाद में फिर मतलब उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी एनएसए के जो कम्युनिकेशंस थी उनकी वायर टैपिंग करना। राइट। और सर फिर एफबीआई ने उन्हें पकड़ लिया था क्या बाद में मतलब? हाँ, जेल भी हुई थी। अच्छा अच्छा। ओके, आपने एक हैकर का नाम सुना होगा, एनोमनस हैकर, सुना है? एनोमनस हैकर ग्रुप। हाँ जी। किसने सुना है? यस सर। है ना?
तो उससे रिलेटेड एक वो दिखाता हूँ आपको, एनोमनस हैकर ग्रुप का 2015 का था ये, जो आपके कहाँ पे एक न्यूज चैनल था फॉक्स न्यूज, ठीक है। फॉक्स न्यूज चैनल में 2015 में एनोमनस हैकर ग्रुप ने लाइव जब सेशन चल रहा था उनका, तब उस टाइम पे उसने क्या किया था, वहां पे उनको हैक करके और अपनी वीडियो शेयर करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। Side business, you had said when you released from jail and you was beginning after parole, I'm out of that business. But are you? A lot of folks say that if someone came in and they needed your help, they wanted to die, that the Jack Kevorkian would help. Would you? I would help if they deserve it. Dear Fox News, it has come to our attention that you have been alienating the American people by propagating the left-right false dichotomy, promoting fear by exaggerating the threat of terrorist attacks, supporting the corporate AstroTurf Tea Party, and trying to pass it off as a grassroots movement, and covering up corporate corruption, your employees to lie on the air, by participating in an orchestrated attempt to misinform the general public. You have chosen your side. You are against the people. You claim to be fair and balanced. Yet you have gone to court to protect your right to lie to the people. You have sacrificed your journalistic integrity to the dollar. Unfortunately for you, the dollar cannot stop an idea whose time has come. We have been watching the corporate masters standing at the curtains and pulling the strings. We know what you are doing. You have been poisoning the minds of Americans far too long. We have been watching. We know your secrets. Americans are waking up to your treachery. You cannot hide from us. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. So guys, this is the first time जब एनोमनस हैकर ने लाइव आके अपने को इंट्रोड्यूस किया था और बताया था कि इसके पास क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे इसने बताया था कि वी हैव एवरीथिंग ऑफ यू, आपकी हर चीज है हमारे पास, सारी चीजें हम आपकी रखते हैं, इंफॉर्मेशन, आपके पासवर्ड्स, एवरीथिंग दे हैव, राइट? यस सर। ओके, आप लोग ने एक लेटेस्ट न्यूज आई है हैकिंग से रिलेटेड। दैट न्यूज इज बेसिकली द पाकिस्तान न्यूज चैनल, जो मीटिंग हो रही थी उनकी जूम पर, दैट विल बी हैक्ड बाय द इंडियन हैकर। हैव यू हर्ड दैट न्यूज? यस सर। यस सर। अभी बहुत लेटेस्ट में इसका चल रहा है और काफी मतलब फेमस टाइप का ये अटैक हुआ है ना? हाँ। लेट्स सी अ वीडियो, देखते हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है। हालांकि पाकिस्तान की हरकतों का भारत ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं कथित रूप से भारतीय हैकरों ने एक बार फिर पाकिस्तानी साइट को हैक कर जय श्री राम के नारे लगा डाले। खास बात यह है कि इस बार कश्मीर के मुद्दे पर ही एक इंटरनेशनल सेमिनार को भारतीय हैकरों ने हैक कर लिया। Let me mute everyone except जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तानी अधिकारी एक इंटरनेशनल सेमिनार कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम पर यह सेमिनार चल रही थी। बीच में ही कुछ गाने सुनाई देने लगे। ये आमतौर पर भगवान राम के लिए भारत में बजने वाले गाने थे। वहीं बीच बीच में आवाजें आती रही, हम भारतीय हैं, रोते रहे। now as the president is joining us
not have the patience to hear the truth. Now, who is this? Let me try to find out. Now that we love So also we had बाद में यह क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। इससे पहले भी भारतीय हैकरों ने कथित रूप से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट हैक की है। In order to save the time, I'm going to request Exactly, I know. देखा? सो ये लेटेस्ट है अभी का। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हैकिंग करते हैं लोग, है ना? जी सर। तो आई होप आप भी कुछ ऐसा करना चाहते होगे, नहीं चाहते? एवरीवन, सही है, प्राइवेटली मैसेज करोगे आप। चलो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, यानी कि हमारे पास जो अपने इसी का इंट्रोडक्शन पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 उसे कवर कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो आपका साइबर क्राइम था, साइबर सिक्योरिटी था, बेसिकली एथिकल क्या था, नॉन एथिकल, हैकर्स क्या था और हैकिंग क्या था, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पार्ट। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता क्या है, पहले ये समझ लो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज बेसिकली टू कवरिंग अप ऑल सिक्योरिटी एक्सपर्ट दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट विल बी लाइक अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आल्सो। सो जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक एम्बेडेड सिस्टम हो गया, IoT डिवाइसेस हो गए, रोबोटिक्स हो गया, जितना भी हमारी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, उनके ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हमें यूज करने पड़ेंगे। एंड दैट सिक्योरिटी एक्सपर्ट इज बेसिकली comes the point of information security part, right? So अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो उसमें सबसे पहले मेन चीज ये आती है कि हमें सिक्योर क्या करना है, हमें सिक्योर करनी है इंफॉर्मेशन को, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक डेटा भी होता है, एक इंफॉर्मेशन भी होता है। तो डिफरेंस क्या है डेटा एंड इंफॉर्मेशन में? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डेटा इज नथिंग, मतलब एक रॉ कलेक्शन हो गया कौन सी भी चीज़ का, और इंफॉर्मेशन मतलब जब वो रॉ कलेक्शन को एक प्रॉपरली अरेंज करेंगे, सो दैट विल बी एन इंफॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, इज देयर एनी एग्जांपल अनुराग? एग्जांपल मतलब जैसे कि अगर एक स्कूल का एक कंप्लीट डेटा है, बहुत से स्टूडेंट्स के नाम वगैरह है, सो नाम और उनकी एड्रेस, इंफॉर्मेशन, रोल नंबर, व्हाटएवर इट दैट इज, एंड इफ वी सॉर्टेड दैट बाय क्लास वाइज, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के इतने स्टूडेंट्स रहेंगे, सेकंड स्टैंडर्ड के इतने स्टूडेंट्स रहेंगे, सो दैट वी कैन कॉल इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली राइट। आप ये भी देख सकते हो, या फिर अगर कंपनी वाइज समझना चाहो तो जैसे कंपनी में देयर इज अ स्टाफ ऑफ 50 पीपल्स, या उसके बाद कितने हैं, 50 लोग काम करते हैं, राइट? एंड उन 50 लोगों का जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन, सॉरी जो डिटेल्स हैं, दीज आर ऑल डिटेल्स विल बी स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड्स फाइल्स। रिकॉर्ड फाइल्स के अंदर सारी सेव होंगी, बट द मैनेजर बेसिकली सेड टू यू प्लीज गो एंड extract that information या extract the useful knowledge from that particular records of details। आप वहां से क्या करो, इस पर्सन का नाम, उसका नाम बता दिया, उसकी एड्रेस, उसका पर्टिकुलर फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, ये सारी चीजें निकाल के ले आओ। तो दैट इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप क्या करते हो, यूजफुल नॉलेज। तो इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफ दोस टूल्स, तो आप कैसे कर सकते हो, like information basically once you have to extract the useful knowledge from the data, you can say that that is called the information, and data is nothing else, that is a combination of useful and unuseful knowledge of all records of details। ठीक है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ
The next thing, type of hackers I already told you guys, जो वहां पे बताए थे, बस यहाँ पे उनके क्या लिखे हैं examples, मतलब उनके definitions के साथ मैंने लिख रखे हैं, तो you have to read it from there also. Other category जो बताई थी वो भी यहाँ पे लिखे हुए, you can read it from here. Now let's discuss about the type of information. This is our new next topic, type of information. हमारे पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशंस होती हैं जिनको हम इजीली कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ओवर द इंटरनेट. सो वी वांट टू डिस्कस अबाउट दीज इंफॉर्मेशंस फर्स्ट. सो इंफॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. जो हैकर्स एक्चुअल में इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, उन टाइप्स में 4 कैटेगरीज आपको दी गई हैं. पहली है कॉन्फिडेंशियल, दैट इज सच लाइक आधार कार्ड, पासवर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, voter ID card. Such type of information you cannot share with anyone very easily. That type of information in the category of confidential information. Clear? आप ऐसे किसी को नहीं दे देते ना अपना आधार कार्ड, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने पासवर्ड्स नहीं बताओगे ना, तो that type of information क्या कहलाती है? Confidential. And attackers are basically wants to steal that information basically. Like यही वो जानना चाहते हैं, यही निकालते हैं. So if I am giving you some example, like in 2018. A hacker it basically get the Aadhaar card from the, कहाँ से निकाला था? भारत गैस सर्विस. नाम सुना है ना भारत गैस सर्विस का? तो भारत गैस सर्विस के सर्वर को हैक करके वहां से जितने भी आधार कार्ड थे, they can extract that from there, और उसका एक लिंक बना के ट्विटर पे डाल दिया था. तो anyone can go and open that link and they can extract all the Aadhaar card which is linked to the भारत गैस सर्विस. तो वहां पे जितने भी थे सारे वहां मिल रहे थे. तो इस टाइप के कई सारे केसेस हो सकते हैं, हो चुके हैं बेसिकली. Now next one, that is financial information. Now what is that? Financial, all the money related information that is contained in the category of financial information is such type like financial statement, bank details, login credentials for banking procedures या protocols, all things, practices, etc etc, सारे कुछ हो सकते हैं. So like आपके बैंक में कितने रुपए हैं? Suppose that basically attacker is known that कि what type how much money in your account. So basically they can try to manipulate your mind to extract that money from your account by the using of MITM, by the using of social phishing, by the using of different types of attack, right? So वहां से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. अगर उन्हें पता है तो आपके पैसों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? सो आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम सेशन में आपको बताया था कि टाइप ऑफ हैकर में हमारे पास एक फ्रीकर्स आते हैं, है ना? सो हु इज फ्रीकर्स? बेसिकली जो क्या करते हैं, फोन कॉल के थ्रू आपके डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, या चोरी करते हैं. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एक क्राइम हो चुका है. आई विल गिव यू द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. सो वहां पे क्या था कि एक इन 2019 की बात है, अक्टूबर 2019 की, एक पंजाब के पॉलिटिशियन हैं, उनकी वाइफ के अकाउंट से 25 लाख रुपए डिटेक्ट हो गए थे बाय द यूजिंग ऑफ फ्रीकर्स कॉल. So I already giving you the example of freakers, right? They are basically giving you a call, calling you and said, hello sir, I am calling from SBI card department or something related to card department, and your card expiry very soon. Please confirm your 16-digit number, your CVV code and your expiry date. And after that, your card, please, you will get the OTP on your registered mobile number. Please share me the OTP, and after that, your card renew for the lifetime. So this type of thing is basically done by the freakers. So if anyone knows, if anyone already done the homework of information gathering about the victim, so they can call you. Yeah, the attacker will basically call the victim and try to manipulate the mind by the using of freakers concept. That is also called as a social engineering thing, right? So वहां पे उसका यूज किया जा सकता है. तो हैकर्स क्या करते हैं या अटैकर्स क्या करते हैं? बेसिकली इन चीजों का भी यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट होता है हेल्थ इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज दैट? पॉलिसी एंड डिसीजेस. नाउ पॉलिसी एंड डिसीजेस क्या है? लाइक हेल्थ इंफॉर्मेशन. अगर किसी पर्सन को पता है कि आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन क्या है, आप बीमार रहते हो, आप किसी टाइप के, आपको कोई बीमारी है, सपोज दैट अ पर्सन इज हैविंग अ डिसीजेस बाय द फिश ऑयल. अगर वो फिश ऑयल कोई भी सब्जी खा लेता है या किसी भी टाइप की कोई भी फिश ऑयल रिलेटेड फूड खाता है, तो उस केस में उसे क्या हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, उसके जो ब्रीथ प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है? सो अगर अटैकर को पता है तो अटैकर कैन ट्राई टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग. तो वहां पे क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है उसका,
और वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के उसका मिसयूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी बात को मनवाया जा सकता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज आल्सो डन बाय द फ्रीकर्स। किसके थ्रू होता है हमारा, फ्रीकर्स के थ्रू हो सकता है या अटैकर्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो कैटेगरी है, डिपेंड करता है कि कौन यूज कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूज बताता हूँ आपको। इन 2020 अभी की बात है, अक्टूबर मंथ की, लास्ट मंथ की, जो आपने सुना होगा डॉक्टर बत्रा लैब्स, सुना है ना सबने? हाँ सुना है। डॉक्टर बत्रा लैब जो है, उनके डेटा, उनके जो कस्टमर्स का डेटा था वो लीक हो गया था। कैसे? हेल्थ इंफॉर्मेशन, वहां के सर्वर को हैक करके अटैकर्स ने उनके जितने भी क्लाइंट्स है उनका डेटा क्या कर लिया था, चुरा लिया था, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया था वहां से, ठीक है। कैसे किया था? बाय द नॉलेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो अगर उन्होंने वहां से निकाला, पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी उनके बारे में, इंफॉर्मेशन मिली, आफ्टर इट उन्होंने क्या किया, हेल्थ इंफॉर्मेशन वहां से चोरी कर ली। अब पता चल गया उन्हें कि ये पर्सन मरने वाला है, सपोज दैट लाइक कोई पर्सन है जो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, डेथ होने वाली है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो हैकर्स कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन आल्सो टू एक्सट्रैक्ट द मनी, राइट। सो ये तरीके होते हैं, दीज आर ऑल द वेज कि कैसे कर सकते हैं। आई ऑलरेडी सजेस्ट यू अ मूवी नेम, दैट इज द कमांडो 2, राइट, बोला था ना अभी। तो अब कमांडो 2 मूवी देखो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि और किस तरीके से हैकर, जो ये मैं आपको ये वाला प्रोसीजर बता रहा हूँ, दैट द पर्सन इज बेसिकली गोइंग टू डाई इन सम डेज एंड द अटैकर्स आर बेसिकली यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। तो कैसे करते हैं वो आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगी कमांडो 2 मूवी के अंदर, ठीक है। So you have to see that movie. Next है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। Now what is that? That type of information which you have to share with anyone very easily. आप हर जगह इसे बताते घूमते हो, जैसे कि एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, DOBs हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई। You can easily share with these type of details over the social media platforms also. So आप वहां पे डाल के रखते हो, if anyone can interest to chat with you and you are just directly give you all the details of your, आप सारी अपनी डिटेल्स को दे देते हो, है ना। So this type of thing is also the type of information compromisation process. So compromise the types of information is called as a personal information, health information, financial information and confidential information also. Clear है guys? अब अटैकर कैसे यूज कर सकते हैं इसका, लाइक सपोज दैट आपके बारे में जानना है, तो अब आपके बारे में डायरेक्ट जानने की कोशिश करेगा तो शायद आप ना बताओ, बट दे कैन ट्राई टू क्रिएट अ फेक फेसबुक आईडी बाय द यूजिंग ऑफ सम गर्ल नेम एंड आफ्टर दैट दे आर जस्ट सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड चैटिंग विद यू। सो आपको चैट करोगे, आप अपनी काफी इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर दोगे इन द पर्सनल इंफॉर्मेशन। दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर बेसिकली अटैकर्स आर यूजिंग, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट होता है गाइस कि हैकिंग करने के मोटिव्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। हैकिंग करने के मोटिव होते हैं, लाइक पर्संस के अलग अलग मोटिव हो सकते हैं हैक करने के किसी भी पर्सन को, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू मोटिव्स, लाइक जैसे कि हॉबीज हो गया। हो सकता है कोई पर्सन किसी बारे में जनरल इंफॉर्मेशन जानना चाहता हो, उससे हो सकता है नॉर्मल, अगर नॉर्मल केसेस की बात करें, सपोज दैट यू आर ज्वाइनिंग अ कॉलेज, राइट, और कॉलेज में आपको कोई दिखता है एंड यू जस्ट वांट टू फ्रेंडशिप विद देम, तो आप क्या करोगे, उसके फ्रेंडशिप करने के लिए उसकी जनरल इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करोगे वाया द फ्रेंड्स, वाया द सोशल मीडिया, वाया द समथिंग एल्स। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर बेसिकली द अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉबीज, लाइक आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप कैसे जान सकते हो, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स बेसिस, जो आपने सीख रखी है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, राइट। तो आप वहां से कर सकते हो, ये मोटिव हो सकता है। दूसरा डिफेम या रिवेंज। अब कई बार क्या होता है कि हमें किसी पर्सन से बदला लेना है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, अटैकर्स यूज करते हैं रिवेंज प्रोसीजर का, जिसमें हम अटैक करके उसके पर्टिकुलर वहां से जितना भी डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं होता है तो हम कंप्लीटली उसे क्रैश इट आउट कर देते हैं बाय द यूजिंग ऑफ DDoS अटैक एज वेल एज द DDoS अटैक। सो दिस इज आल्सो डन बाय सम टाइप्स ऑफ अटैकर्स और द सम साइट्स, लाइक कई बार साइट्स के ऊपर ही अटैक्स होते हैं, and most of the preferable attacks when the attacker is trying to hack a website and extract the data from there, but that attack is not performed due to security reasons. So that attacker is basically using a type of DDoS attack to perform the crash of that particular website or a server by the category of revenge something, right? Defame में
तो वहां पे वो इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है स्टीलिंग इंफॉर्मेशन। स्टीलिंग इंफॉर्मेशन सच लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, राइट। सो स्टीलिंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, या नॉर्मल किसी की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप जो निकालना चाहते हो, लाइक आपने किसी के डिवाइस को हैक किया एंड यू जस्ट वांट टू गेट सम डिटेल्स फ्रॉम देयर, वहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको निकालनी है, तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो मोटिव हो सकता है हैकर्स का। लीकिंग इंफॉर्मेशन, नाउ व्हाट इज दैट लीकिंग इंफॉर्मेशन? लीकिंग इंफॉर्मेशन इज सच लाइक सपोज दैट इज अ प्राइवेसी वॉयलेशन, यू कैन से दैट। सो आपकी जो प्राइवेसी है उसे भंग करके डेटा कलेक्ट करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ लीकिंग इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल मोटिव्स, द अटैक, द साइबर अटैक्स, या बेसिकली जो आपके हैकर्स का मोटिव होता है वो एक ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल मोटिव्स की बेसिस पे हैकिंग करी गई हो। सो पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, जो अटैक नेम है दैट इज अ कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। दिख रहा है ना सबको? So guys, this is your homework. You have to read it about the Cambridge Analytica scandal. आपको पढ़ के आना है कल, जो आपकी नेक्स्ट क्लास यानी टुमारो जो होगी उसमें आपको पढ़ना है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल क्या था, और आप पढ़ के आओगे एंड यू हैव टू टेल मी कि आपने क्या पढ़ा है। And the last type of attack, that is a security reasons attack, that is basically securing the digital spaces. यानी कि कई बार क्या होता है, हैकिंग सिक्योरिटी रीजन से भी करी जाती है। ऑलरेडी गिविंग यू एग्जांपल ऑफ द रेड टीम, राइट। तो रेड टीम जो काम करती है दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द सिक्योरिटी रीजंस। वहां पे जो हैकिंग होती है वो किस पर्पस से होती है? सिक्योरिटी रीजन से होती है ना। तो दैट टाइप आल्सो द टाइप ऑफ क्राइम जो कि लोग क्या करते हैं उनके मोटिव्स भी हो सकते हैं ये अटैकर्स के, ठीक। तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई ऑलरेडी गिविंग यू अ नेम, दैट इज द नेम ऑफ पर्सिया टैब्रिस, है ना। तो यू हैव टू रीड इट अबाउट अ पर्सिया टैब्रिस, तो आपको पता चलेगा सिक्योरिटी रीजंस में भी कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपकी। नाउ अभी तक हमने डिस्कस किया था, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज साइबर टेररिज्म। नाउ अभी हमने डिस्कस किए थे साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर अटैक्स क्या होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइबर टेररिज्म। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? साइबर टेररिज्म क्या होता है। सो ऑब्वियसली सी बात है, साइबर टेररिज्म इज अ ह्यूज इम्पैक्ट टू परफॉर्म अ ह्यूज इम्पैक्ट ओवर द पीपल्स और समथिंग विक्टिम्स, है ना। तो कैसे होता है ये समझो। Cyber terrorism is means to damage information, computer systems and data that result in harm against the non-combat targets. Non-combat target यानी कि normal people जो कि आपकी आम जनता होती है उसे आप बोल सकते हो। तो उनके ऊपर क्या करता है, बेसिकली परफॉर्म करता है अटैक, एंड जिसमें इंफॉर्मेशन डैमेज करना या फिर उनकी इंफॉर्मेशन निकालना, सिस्टम में से सिस्टम को हार्म करना, क्रैश करना, और टाइप ऑफ थिंग्स इज बेसिकली रिलेटेड टू साइबर टेररिज्म। किसके अंदर आती है हमारे पास? साइबर टेररिज्म में आती है। सो साइबर टेररिज्म के अलग अलग वेज हो सकते हैं। वेज इन द सेंस जैसे कि ईमेल कन्वर्सेशन, साइबर टेररिज्म ईमेल कन्वर्सेशन से हो सकती है। सपोज दैट आई एम जस्ट सेंडिंग यू अ फाइल बाय द ईमेल, like 200 peoples या 230 peoples are basically killing by the over the Himalaya by the किसके थ्रू? आपके पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू, है ना, या सोल्जर्स के थ्रू। तो बेसिकली आपको अगर इस टाइप का कोई मेल मिलता है तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न या इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड दिस आर्टिकल्स, तो आप उसे ओपन करोगे और वहां पे देखोगे तो वहां पे क्या हो सकता है, ईमेल कन्वर्सेशन। मैंने ऐसा लिंक वहां पे दिया हुआ, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपकी सारा डेटा आपका क्या होगा, मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द ईमेल कन्वर्सेशन। या फिर सपोज दैट मैंने उसके अंदर एक लेटर भेज दिया, दैट इज द नेम ऑफ आई लव यू, मैंने नहीं, बेसिकली अटैकर ने। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे आप अगर इंटरेस्टेड हो एंड आप उसे ओपन करोगे, that file is basically downloaded into your system, and after once you have to run that file and your system will be completely creating a backdoor to the attacker. So that type of things are basically done by the email conversation. तो वहां पे क्या होता है कि कोई एक टारगेट नहीं होता है, that is a basically perform non combat target। कोई भी मल्टीपल टारगेट है, किसी के ऊपर भी आप कर सकते हो, जो फंस गया वो गया। नेक्स्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या फिर चैटिंग सिस्टम भी यूज हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि आपको चैट सिस्टम बताता हूँ। सपोज दैट अटैकर इज बेसिकली क्रिएटिंग अ फेक फिशिंग पेज बाय द यूजिंग ऑफ
different scripting languages, and they are sending a message on the WhatsApp like once you have to click this link and you will get the free recharge of 3 months in just rupees of 199. And you know guys very well the recharge cost of 3 months, that is a 6,600 rupees. But the offer is basically valid for all users, and the offer is valid for only for 1 month. So this type of thing is basically, if you are greedy and you are just clicking on that link, so after that your system will be hacked or something like related to things which you have to perform by the attacker of that particular malicious code. So depend करता है कि उन्होंने क्या किया है, उसके बेसिस पे आपका सिस्टम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्ट होता है गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे भी आपका हैकिंग हो सकती है। सो गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए आपने एक उसका नाम सुना होगा गेम का, that is the name of Blue Whale game. Have you heard that name, Blue Whale? Yes sir. So Blue Whale जो गेम है बेसिकली उसमें क्या होता था, they are the attackers are basically giving you some challenges, है ना, आप कंप्लीट करते थे, if you are basically deny the challenges, so वहाँ पे आपको blackmailing स्टार्ट होती थी, because they are already hacked your data via the manipulation of the प्लेयर माइंड, है ना, जो भी प्लेयर है उसके माइंड को मैनिपुलेट करके आपको ऑलरेडी डिवाइस को हैक करके रखते थे। सो उस केस में आपको लास्ट क्या होता था कि खुद की डेथ लेनी होती थी या फिर सुसाइड करना होता था, समथिंग रिलेटेड टू दैट थिंग्स, है ना। तो वहां पे क्या था, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या सपोज दैट मैं एक फाइल बनाऊं या बेसिकली अटैकर एक फाइल बनाए, all the pupils are Indians, Indian pupils are basically mostly they are interested to play PUBG game, right? So अब तो बैन हो गया, बट स्टिल उस टाइम पे बहुत ज्यादा सर चढ़ा हुआ था सबके। तो उस टाइम पे अगर ये अटैक हुए हैं, बेसिकली अ पर्सन इज बेसिकली सेंडिंग अ फाइल दैट इज अ फ्री क्रैक ऑफ PUBG फॉर ऑल आवर PCs and something like all the guns. तो बेसिकली अ पर्सन इज बेसिकली इंटरेस्टेड, लाइक ग्रीडी है, वो इंटरेस्टेड है, तो वो उसमें क्या करेगा, क्लिक करेगा एंड इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इन दैट मोबाइल फोन। तो जैसे ही वो करेगा उस केस में क्या होगा, उसके डिवाइस का पूरा एक्सेस किसको मिल जाएगा, अटैकर को मिल जाएगा। अटैकर कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्सनल यूज आल्सो, है ना। तो वहां पे क्या कर सकता है, पर्सनल यूज में उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएगा। क्लियर? तो दिस इज द थर्ड वे, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किस तरीके से अटैक हो सकते हैं। क्लियर है गाइस? यस सर। नाउ इसके बाद आपके पास कुछ केस स्टडीज होती हैं, ठीक है, मतलब एक जैसे कि केस है आपके पास 26/11। आई गेस यू ऑल नो अबाउट द 26/11 केस, दैट इज अ ताज होटल, राइट। वहां पे एक फ्लॉ था, क्या था, नेटगेट फॉर्मेशन। तो यू हैव टू रीड इट अबाउट द नेटगेट फॉर्मेशन, लिख लो चाहो तो अलग से कॉपी पर, आपको नेटगेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ के आना है। सेम एज इट इज, जैसे आपने कैमरा एनालिटिका स्कैंडल पढ़ा है, वैसे आपको नेटगेट फॉर्मेशन पढ़ना है इन 26/11। जस्ट सर्च ऑन गूगल नेटगेट फॉर्मेशन स्कैंडल इन 26/11, तो वहां पे आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड यू हैव टू रीड इट अबाउट दैट थिंग, ठीक है, कि क्या अटैक था, कैसे हुआ था। क्लियर है गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट द साइबर टेररिज्म, किस तरीके से होता है, जो आ जाए वो फंस जाए वो उसका। नाउ ये तो बात हमने करी कि अभी तक अटैक की बात कर रहे थे, है ना, कि साइबर अटैक्स क्या है, साइबर क्राइम्स क्या है, साइबर टेररिज्म क्या है। अब ये समझ लो, अगर आप एक मलेशिया अटैकर बनते हो, एक बेसिकली यू आर नॉट मेकिंग योरसेल्फ एज ए हैकर, यू आर मेकिंग योरसेल्फ एज ए अटैकर। सो वहां पे क्या होगा, आपके लिए कुछ साइबर लॉज बनाए हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। So every content maintain our own cyber laws, हर कंपनी के अपने साइबर लॉज हैं, कुछ पॉलिसीज है हर कंपनी की, सॉरी कंपनी नहीं, कंट्री की, सॉरी, हर कंट्री की अपनी खुद की पॉलिसीज हैं। बट यहाँ पे क्या है कि वी आर इन इंडिया, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन साइबर लॉज। सो जिस भी कंट्री में आप पहले क्राइम करने जा रहे हो, तो फर्स्टली यू हैव टू रीड इट द साइबर लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो आप उनके पहले पढ़ लो एंड आफ्टर दैट यू विल परफॉर्म एनी टाइप ऑफ क्राइम ओवर देयर, ठीक है। Before learning that, do not try to hack any type of things, yeah, any type of crime. So साइबर लॉज में सबसे पहला आता है आपके पास सेक्शन 43। ये आपको लिमिटेशंस बता रहे हैं साइबर लॉज बेसिकली, कि आपकी लिमिटेशन क्या, आप क्या नहीं कर सकते, और आप करोगे तो आपके ऊपर क्या होगा। सबसे पहला है पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम।
अगर आपने किसी के सिस्टम को हैक किया है, हैक करके आपने क्रैश कर दिया और आप पकड़े जाते हो, तो वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जिसमें आपको 2 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स की, ठीक है, या दोनों चीजें हो सकती है। सेक्शन 65 आपको बोलता है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करने पड़ेंगे, अगर आप टेम्पर करते हो, चोरी करते हो डॉक्यूमेंट्स का, या फिर उसमें सेल लगाते हो, या फिर उसमें चेंजेस करते हो, ऑल्टरेशन परफॉर्म करते हो, जो कि डॉक्यूमेंट्स वहां पे अवेलेबल है। So if you are doing this type of things, so under the section 65 you have to get the imprisonment of 3 years as well as you have to pay the fine up to 2 lakh rupees, ठीक है। so ये आपको फाइन पड़ सकता है, तो मेक श्योर कि आप पहले पढ़ लो तभी करना कुछ भी। 66 आपको बोलता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, दैट इज 66A। there are multiple sections in 66। 66A is basically saying you please punishment for sending offensive message to communication service। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन सर्विस का यूज करते हो फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, लाइक जैसे लोग क्या करते हैं, फोन करके किसी को बुरा भला कह देते हैं, लाइक दे आर यूजिंग सम अब्यूजिंग वर्ड्स आल्सो, सो उस केस में आपके ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर 66A लगेगा। या फिर समटाइम्स क्या होता है, पीपल्स आर बेसिकली सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू द व्हाट्सएप और समथिंग रिलेटेड एप्स, है ना। तो अगर आप वहां से होता है तो वहां पे भी आपके पास 66A लगता है, एंड यू हैव टू गेट द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years as well as you have to pay the fine up to 1 lakh rupees as well as the both thing, right। so वहां पे आप फंस सकते हो। 66B आपको बोलता है क्या, dishonesty receiving any and retaining any stolen computer resources or communication device is also made punishable by the appendant। यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई भी चोरी के सामान खरीदते हो या चोरी का सामान बेचते हो, ठीक है, if the person is basically buying a thing that is a theft thing and they are basically selling the thing that is also a theft thing, है ना, चोरी की है, तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, 60 under the section of 60B you have to get the imprisonment of 3 years as well as you have to pay the fine up to 1 lakh rupees। कब, अगर आप पकड़े जाते हो, suppose that you are just going to buy a phone that is a second hand phone from the market, आप खरीद के लाते हो और कुछ टाइम पीरियड बाद आपको उसका ओरिजिनल बिल नहीं देता है वो, ठीक है, और आप आते हो बाद में, आपका वो फोन जो था चोरी का था, उसे पुलिस ट्रेसिंग में था, ट्रेस करते हुए पुलिस आपके पास आ जाती है, तो उस केस में आप पकड़े जाओगे और आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी, यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा। तो मेक श्योर इफ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग दैट इज अ सेकंड हैंड, सो प्लीज आप वहां से क्या करो, उसका जो ओरिजिनल बिल है वो लो सबसे पहले, ठीक है। Now next है आपके पास 66C, that is called identity theft। identity theft क्या बोलता है, लाइक चोरी करना किसी की भी आइडेंटिटी, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस आपने किसी का उठा लिया, या फिर किसी की पर्सनल डिटेल्स आपने उठा ली, या आधार कार्ड वगैरह ले लिया और एक सिम जाके परचेज कर लिया, तो that type of thing is if you are performing then under section 66C you have to get the imprisonment of 3 years as well as you have to pay the fine up to 1 lakh rupees as well as the both thing, right। so वहां पे आप फंस सकते हो। So don't try to identity theft of personal confidential details of anyone। Now section 68D बोलता है cheating by false personation by using computer resource or communication device like a telecaller। Like suppose that जो अभी आपको example दिया था telecallers वाला, अगर आप कोई भी crime करते हो और किसी के भी कंप्यूटर से किसी टाइप की डिटेल्स डालने का ट्राई करते हो, तो वहाँ पे imprisonment of 3 years हो सकती है, या फिर आपको फाइन पे करना पड़ सकता है up to 1 lakh rupees as well as the both thing, right। now next is 68E, that is completely related to the privacy violation or violation of privacy, that is equal to the privacy violation। so I already told you, I already give you some examples like what is privacy violation, right, exposing data over the internet, something related, right। so अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो under 60E sorry, under the section of 68E you have to get the imprisonment of 3 years as well as you have to pay the fine that is 2 lakh rupees as well as the both thing, clear। so हर चीज के ऊपर लिमिटेशंस है गाइस, तो ध्यान दो। 16F बोलता है this is the last of 66 sections that law, sorry, punishment for cyber terrorism। if you are doing, if you are performing any type of crime that is related to cyber terrorism via the gaming platform, via the email conversation, via the telephonic conversation, chatting system, anything, like you are using any way to perform the cyber terrorism, so
It means you have to get imprisonment of 10 years as well as you have to pay the fine that is related to something attack. तो जो भी आपने अटैक किया है वहां से लेटर आपको क्या करना पड़ सकता है फाइन पे करना पड़ सकता है. So that the section of 66F clear. Now next होता है 67. तो 66 यहाँ पे फिनिश होते हैं. 67 आता है punishment for publishing or transmitting auction material in electronic forms. Like suppose that मैंने आपको एग्जांपल बताया था, that is example of hacktivist type of hacker, right? So hacktivist क्या करते हैं basically? They are basically leaving a message over the website that is related to political, religious, regional या फिर आपके personal messages. So suppose that a person is basically, the attacker is basically leaving a message या dropping a message over the website that is a political message or religious message that is Hindu Muslim वाले something like that, है ना? तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो और पकड़े जाते हो तो अंडर सेक्शन 67 आपको क्या मिलेगा? 6 साल की जेल हो सकती है as well as you have to pay the fine that is related to something else. ठीक है, जो भी उसने आपने किया है something related to crime, आपको वहां से क्या करना पड़ेगा? उतना पैसे पे करने पड़ सकते हैं. फिर आते हैं आपके 71. Now what is 71? 71 आपको क्या बोलता है? पेनल्टी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन. अगर आप अपनी कोई भी लाइक सर्टिफिकेट्स वगैरह है आपके, जो आपके लाइक आईडी प्रूफ्स हो गए, आईडी कार्ड्स हो गए, आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका और डिजिटल सर्टिफिकेट्स हो गए, लाइक आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट समथिंग एल्स, लाइक कोई डिग्री है आपने फेक बनवा ली, कहीं अपलोड कर दी किसी भी गवर्नमेंट साइट पे एज अ प्राइवेट कंपनी. सो इफ यू आर कैप्चर्ड बाय दैट कंपनी और द गवर्नमेंट या दैट यू आर यूजिंग अ फेक सर्टिफिकेट्स ऑफ समथिंग, तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है या फिर आपको 1 लाख रुपए का पनिशमेंट अमाउंट प्लस आपका कैरियर खराब हो सकता है. तो डोंट ट्राई टू डू दैट. 72 बोलता है ब्रीचिंग फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी. लाइक आप किसी की भी कॉन्फिडेंशियल फाइल चोरी करते हो, प्राइवेसी भंग करते हो, तो उस केस में क्या होगा? 72 के अंदर आपको 10 साल की जेल या फिर उससे रिलेटेड फाइन पे करना पड़ सकता है. 73 this is the last of cyber law attack in CH. Yes, cyber security. So penalty for publishing electronic signature certificate falls in certain particular like signature forgery. आपने शायद सुना होगा there is a term of digital signature something, right? तो अगर आप किसी का भी सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर यूज करते हो, डिजिटल सिग्नेचर किसी का भी यूज करते हो, बायोमेट्रिक थिंग्स यूज करते हो, आई स्कैनर्स यूज करते हो, समथिंग रिलेटेड टू दैट थिंग, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो यू हैव टू imprisonment of get the imprisonment of 2 years as well as you have to pay the fine that is related to 1 lakh rupees as well as increment. So these are all the cyber laws guys. So आपको पता चल गया होगा आपके limitations क्या हैं, आपको क्या-क्या चीजें करनी है और कैसे करनी है, राइट? अब आपके लिए कुछ टास्क मैंने आपको बताए थे, दैट इज हैकर न्यूज, एडवर्ड स्नोडन, केविन मैटनिक, पर्से टैपिस, राइट? एक और है यहाँ पर टाइप ऑफ अटैक जो कि साइबर टेररिज्म में ही आता है, दैट इज अ व्हाट्सएप ग्रुप अटैक. Heard at any type of WhatsApp group attack before, guys? Tell me. किसी ने नहीं सुना? नो सर. नहीं सुना? Okay, so let's see the video.
कुछ प्रॉब्लम हो गया है शायद। सर डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ ना। अनुराग, हॅलो हॅलो. हा. अरे तू कुठला आहे? आपलं परवा बोलणं राहिलं. हो रे हो. अरे मी अमरावतीचा आहो. अमरावती का? हो. ओके. तू कुठचा आहे भाई? सांगली जिल्हा, अच्छा इस्लामपूर. अच्छा अच्छा. आता सरांनाच इन्व्हाइट करायला लागते का काय? सर होतील जॉईन. तू कधीपासून हे करतोय? म्हणजे म्हणजे क्लास हा कधीपासून लावलाय? तूच म्हणजे समजा त्या दिवशी तू जॉईन झाला होता ना, आपण दोघं जॉईन झालो होतो समजा, तो पहिला दिवस आपला. ओके ओके ओके. असं मला वाटलं आधी पण कोर्स केलाय तू यातला. नाही. आधी नाही, बस इंटरेस्ट होता अगोदरपासून हे याच्यात सायबर सिक्युरिटी मध्ये म्हणून. त्या दोघांना कळत पण नसेल आपण काय बोलतोय. नाही रे, सिमिलरच आहे ऑलमोस्ट. कळत असेल मे बी. हो, पण कसं आहे, महाराष्ट्रातलं तसं एवढ्या ऑल ओव्हर इंडियातनं सापडणं मुश्किल आहे रे. हो ते पण आहे. आता लहान भाऊ पण क्रॉलाच आहे. त्याचे सगळे बॅचमेट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेचेच आहेत. अरे बापरे. आपलं भारी आहे ना. हो. तू काय करतो बाय प्रोफेशन? डॉक्टर. अच्छा डॉक्टर. तरी समजा म्हणजे हा इंटरेस्टच आहे ना फक्त आता सायबर सिक्युरिटी मध्ये आलाय तुम्ही? हो. अच्छा चलो बढ़िया है. ओके. सर आले. तो देखो लास्ट लाइन क्या है इसकी, नेवर कम्युनिकेट विद और गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन टू स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट, जो हम इजीली कर देते हैं, है ना? सर में आया गाइस? यस सर. बढ़िया. तो इसके नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आप पढ़ना एंड कोई डाउट हो तो यू हैव टू टेल मी इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? दैट विल बी टुमारो. सर. हाँ जी बोलो. कल